आज हम आपको कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताना चाह रहे हैं जिन्होंने मुगलों के पसीने छुड़ाए थे। यह हैं असम के अहोम योद्धा। असम को प्राचीन काल में कामरूप या प्रागज्योतिकापुरा के नाम से जाना भी जाता था। इसकी राजधानी आधुनिक गुवाहाटी हुआ करती थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र वैली, रंगपुर, बंगाल का कूच बिहार और भूटान भी शामिल था। जैसे मुगलों को राजपूतों और मराठों के बारे में बार बार टक्कर मिली थी, ठीक उसी तरह अहोम ने भी मुगलों को कई बार हराया। दोनों पक्षों के बीच 1.5 दर्जन से भी ज्यादा युद्ध हुए। अधिकतर बार या तो मुगलों को खदेड़ दिया गया या फिर वो जीत कर भी वहां अपना प्रभाव कायम नहीं कर सके। नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफेद खबर अर्थात व्हाइट न्यूज। असम में आज भी 17वीं सदी के अहोम योद्धा लाचित बरफुखान को याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में ही अहोम ने पूर्वी क्षेत्र में मुगलों के विस्तारवादी अधिनियम को थामा था। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक चौकी पर जोरदार हमला भी कर दिया। लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्हें मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बंदी भी बना लिया। मुगल भी शांत नहीं बैठे। अपमानित महसूस कर रहे मुगलों ने बड़ी तादाद में फौज अहोम के साथ युद्ध के लिए भेजी। सैकड़ों नौकाओं में मुगल सैनिकों ने नदी पार किया और अहोम के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़े। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास की हर उस पुस्तक में पढ़ाई जानी चाहिए जहां नेवल वार या फिर जरी युद्ध की बात आती है। लाचित के अगुवाई में अहोम सैनिक सिर्फ 7 नौकाओं में आए। उन्होंने मुगलों की फौज कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वे तितर बितर हो गए। मुगलों की भारी हार हुई। इस विजय के बाद लाचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूर्वी क्षेत्र की ओर देखना ही छोड़ दिया। मुगलों की इस हार की पटकथा समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाना अनिवार्य होगा। दरअसल लाचित के इस पराक्रम से 50 साल पहले मुगलों और अहोम के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। बात करते हैं सन 1615 में ही मुगलों ने अबू बकर के अगुवाई में एक सेना भेजी जिसे अहोम ने हराकर वापस भेज दिया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खास नुकसान नहीं झेलना पड़ा। वो अंततः मुगलों को खदेड़ने में सफल भी हुए। दरअसल 1515 में कूच बिहार में कूच वंश की शुरुआत हुई। विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने। उनके बेटे नारा नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य 2 भागों में बंट गया। पूर्वी भाग कूच हाजो उनके भतीजे रघुदेव को मिला और पश्चिमी भाग पर उनके बेटे लक्ष्मी नारायण आसीन हुए। लक्ष्मी नारायण का मुगलों से काफी मेल जोल था। अहोम राजा सुखम्पा ने रघुदेव की बेटी से शादी कर पारिवारिक रिश्ते कायम भी कर लिए। यहीं से सारे संघर्ष की शुरुआत हुई। उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधे और जानवरों, खासकर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित समृद्ध हो गया था और मुगलों की इस क्षेत्र पर बुरी नजर होने के ये भी एक बड़े कारण में कहे जा सकते हैं। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण भी दी थी। मुगल इस बात से भी उनसे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुए तब उनके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इसी कलह का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिन्हा ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के अगुवाई में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उसने सिमूलगढ़, समधारा और बड़गांव पर कब्जा कर लिया। मुगलों को
82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें, 1000 के करीब जहाज भी मिले। उन्होंने इनके अलावा भी कई बहुमूल्य चीजें वहां से लूटी, लेकिन ठंड आते ही मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किलें आने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क ही टूट गया। मुगल वहां से भाग खड़े हुए। बारिश का मौसम आते ही मुगलों और अहोम राजा जयध्वज सिंधा ने फिर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अहोम को हार झेलनी पड़ी। मुगलों को 1 लाख रुपए देने पड़े और कई क्षेत्र में अपने जो क्षेत्र जीते हुए थे उसको उन्हें अपने हाथ से गंवाना भी पड़ा। गिलाजारघाट की संधि अहोम को मजबूरी में करनी पड़ी। जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में यानी उनके रहनिवास में भेजना पड़ा। जयध्वज को यह अपमान सहन नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। प्रजा की रक्षा के लिए इन्होंने मजबूरी में विदेशी आक्रांताओं के साथ संधि की। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज ने इसे अपमान के रूप में लिया और मुगलों को खदेड़ना शुरू किया। वो मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी के तक ले गए और मीर जुमला के जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को छुड़ाकर अपने यहाँ सकुशल ले आने में कामयाब भी हुए। अहोम ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर ली। गुवाहाटी, जो कि इस समय आसाम में है और कुछ दिन पहले तक यह आसाम की राजधानी भी हुआ करती थी। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मानस नदी को ही सीमा माना गया। इसके बाद चक्रध्वज ने कहा था कि जब अब वो ठीक से भोजन कर सकते हैं। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज आसाम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सराय घाट के युद्ध में लाचित बोरखुखान के हाथों उन्हें भारी हार झेलना पड़ा। ऊपर हमने इसी युद्ध की चर्चा की जिसके बाद लाचित मुगलों के खिलाफ अभियान के नए नायक बनकर उभरे। 50,000 से भी अधिक संख्या में आई मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जलयुद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अपनी मजबूती बनाकर लाचित ने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल सेना चाहे जितनी भी तादाद में हो, कितनी भी मजबूत हो, लेकिन पानी में उन्हें हराया जा सकता है। लाचित ने नदी में मुगलों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया। मुगल सेना बिखर गई, उनके कमांडर मुनव्वर खान मारा गया। आसाम सरकार ने 2000 में लाचित बोरफुखान अवार्ड भी शुरुआत की। नेशनल डिफेंस अकादमी के पास हुए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को ये सम्मान अगर देखा जाए तो वहाँ की सरकार हर साल देती ही रहती है। अहोम योद्धाओं को याद करना चाहिए जिन्होंने मराठाओं और राजपूतों जैसी कई भारतीय समूहों की तरह मुगलों से भारी संघर्ष किया और पूरा देश मुगलिया न हो जाए इसके लिए पूरी जिंदगी अपनी दांव पर लगाते रहे। आज भी 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे एक शानदार वीडियो और नई कहानी के साथ मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त राजू सम्राट फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और इस चैनल के कैमरामैन गणेश कुमार को मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत।